हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर फिर से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हैप्पी डेथ डे टू यू, यानी कि हैप्पी डेथ डे का दूसरे भाग के बारे में। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से ट्री एक ही दिन को बार बार जीती है और एक ही दिन के लूप में फंस जाती है और वो डेली किसी न किसी तरह मर जाती है और उसी दिन को दोबारा से जीती है। इसी चीज़ को ख़त्म करने में वो कामयाब रहती है जब वो अपने कातिल को ढूंढ लेती है, यानी कि लौरा को, और वो जान जाती है कि लौरा ही इसको मार रही थी। तो जिसके बाद जब वो उसको मार देती है तो ये लूप ख़त्म हो जाता है और वो अगले दिन तक पहुंच जाती है। और ये स्टोरी शुरू होती है उस दिन के बाद से। और जब अगला दिन शुरू होता है तो सबसे पहले कार्टर का जो रूम पार्टनर होता है, जो कि ट्री और कार्टर की वजह से दोबारा से गाड़ी में सोया होता है ताकि उनको एक प्राइवेसी मिल सके उनके रूम में, वो अपनी गाड़ी से निकल कर रूम की तरफ आता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो यही पाता है कि कार्टर और ट्री काफ़ी क्लोज है और अभी भी उनका रोमांस चल रहा है। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके बाद कार्टर उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है और इस रूम पार्टनर का नाम होता है रायन। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाता है और तभी उसको एकदम से एक कॉल आता है उसके एक दोस्त का, जो कि उसको लैब में बुला रहा होता है। और फिर रायन लैब में पहुँच जाता है जहाँ पर उसके दो दोस्त भी इसके साथ होते हैं। तो ये तीनों मिलकर एक क्वांटम रिएक्टर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कि रायन को उसका दूसरा दोस्त बताता है कि इस मशीन से लास्ट नाइट को 0.7 मिलियन टन एनर्जी रिलीज हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। और ठीक 12:01 पर ये मशीन अपने आप ही ऑफ हो गई थी और ये रूम भी बंद था और यहाँ पर कोई भी नहीं था। मगर ये कैसे हुआ ये किसी को भी नहीं पता। और ये सब चीज़ें देखने के बाद ये तीनों ही काफ़ी हैरान होते हैं ये सब चीज़ कैसे हुई। तो तभी उनके वहाँ पर उनके प्रोफेसर आ जाते हैं और वो यही बताते हैं कि कल रात को कई बारी शॉर्ट सर्किट हुआ, लाइट गई और कई बल्ब्स अपने आप ही फूट गए और ये सब कुछ हुआ है तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, यानी कि वो क्वांटम रिएक्टर की वजह से। और इसलिए हम इस यूजलेस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने का आदेश दे रहे हैं और इसको बंद कर रहे हैं और आज शाम तक इस मशीन को हटा दिया जाएगा। और ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं और ये सब चीज़ें सुनकर रियान को काफ़ी परेशानी होती है और वो काफ़ी उदास हो जाता है। और फिर उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें एक फ़ोटो होती है और जब वो उस फ़ोटो को देखता है तो जहाँ पर वो अभी बैठा होता है उसी तरीके से उसकी एक फ़ोटो किसी ने भेजी होती है, यानी कि अभी सोफे पर उसको लगता है कि अभी अभी किसी ने उसकी फ़ोटो खींची और उसको भेज दी। वो चारों तरफ देखता है लेकिन वहाँ पर उसको कोई भी नहीं मिलता और इसके बाद वो लैब के बाहर कॉरिडोर में जाता है और तभी उसको दूसरा मैसेज भी आता है जिसमें उसकी दोबारा से उसको फ़ोटो मिलती है, जिसमें कि वो जहाँ पर खड़ा हुआ है वहीं खड़े हुए की उसकी दूर से एक फ़ोटो खींची होती है और वो उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन से उसको लगता है कि फ़ोटो खींची गई होगी। और फिर वो वहाँ पर दूसरी लैब में जाता है और उसमें उसको लगता है कि उसका कोई दोस्त उससे मजाक कर रहा है। और जैसे ही वो उस लैब में जाता है उसके बाद उसको एक नकाबपोश आदमी मिलता है जो कि उसके एग्जैक्ट पीछे खड़ा होता है और वो अपने पास से चाकू निकालता है और रेयान को मार देता है। और जैसे ही उसको चाकू मारता है वो मर जाता है, जिसके बाद वो वापस से वहीं पर उठता है जहाँ पर से उसका दिन शुरू हुआ था। यानी कि इस बार ये रेयान उस लूप में फंस गया है जिस तरह से लास्ट मूवी में ट्री को दिखाया गया था। जिस चीज़ को देखकर रेयान काफ़ी हैरान हो जाता है और फिर वो गाड़ी से उतरता है। फिर वो अपने रूम की तरफ जाता है और उसके साथ वो चीज़ें वही हो रही होती हैं दोबारा से, जो कि वो ऑलरेडी जी चुका था, देख चुका था। अब रेयान अपने रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर ट्री और कार्टर दोनों एक साथ होते हैं और इस बारी दोबारा से कार्टर उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है, मगर रेयान इस बारी मना कर देता है और वो कहता है कि मेरे साथ वो चीज़ें दोबारा से हो रही हैं जो कि मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। और जब ये चीज़ ट्री और कार्टर दोनों सुनते हैं तो वो ट्री समझ जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा झेल चुकी थी ट्री और इस चीज़ को वो सुनते ही समझ जाती है। और फिर ट्री रेयान से पूछती है कि जब ये वाला दिन तुम्हारा दोबारा से शुरू हुआ तो क्या तुमको किसी ने मारा था? जिसमें कि रेयान बोलता है हाँ, कि किसी ने उसका मर्डर किया था जिसने वो बेबी मास्क पहना हुआ था, लेकिन शायद वो एक सपना था, रेयान को ऐसा लगता है। मगर ट्री को इस बारे में सब कुछ पता था। और फिर ट्री कार्टर को यही बोलती है कि लौरा और जॉन दोनों ही मर चुके हैं, तो अब ये सब फ़ोन कर रहा होगा। इसके बाद ट्री रेयान को पूरी कहानी सुनाती है कि उसके साथ पहले क्या क्या हुआ था और फिर ट्री उसको बोलती है कि मुझे बताओ कि तुमको कहाँ मारा गया था। और फिर ये तीनों उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर लास्ट टाइम रेयान का मर्डर हुआ था, जहाँ पर उनको कोई नहीं मिलता। और इसके बाद रेयान
उन दोनों को यानी कि ट्री और कार्टर को अपने प्रोजेक्ट को दिखाने ले आता है, यानी कि वही क्वांटम रिएक्टर को। रेयान अपनी मशीन के बारे में बताता है कि ये क्वांटम कूलिंग रिएक्टर है जो कि टाइम को स्लो कर देता है। हालांकि वो अभी तक ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन कल रात को कुछ अजीब सी चीज़ें हुई थी इसके साथ, जिसमें कि ये अपना आप ही बंद हो गया था और इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पाई गई थी इसके डेटा के अकॉर्डिंग। जिसमें कि ट्री पूछती है कि ये सब कब हुआ था, और जिस पे रेयान बोलता है कि कल रात को 12:01 पर। इस पर ट्री समझ जाती है कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ, क्यों वो एक टाइम लूप में फंसी हुई थी। जिसमें कि ट्री रेयान को यही बोलती है कि तुम लोगों ने एक टाइम लूप मशीन बना दी है और तुम भी इस टाइम लूप में फंस चुके हो, और अब तुम भी मरोगे बार बार और उस दिन को दोबारा से जियोगे। और अगर तुम ये सब चीज़ें नहीं झेलना चाहते तो तुमको सीखना होगा इस टाइम लूप को कैसे बंद करा जाए, इससे पहले कि वो मर्डरर यानी कि वो बच्चों वाला मास्क वाला बंदा तुमको ढूंढे और तुमको मार डाले। रेयान बोलता है कि जो चीज़ हम बनाना चाह रहे थे वो चीज़ तो नहीं बनी है और मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को कैसे बंद करा जाएगा, क्योंकि हम टाइम लूप को तो बनाना चाह ही नहीं रहे थे। जिस पर रेयान ये भी बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मगर ट्री उसको यही बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जब जब मरोगे दोबारा से वापस से जिंदा हो जाओगे। और खुद भी ट्री ये चीज़ 11 बार झेल चुकी थी। जिसके बाद रेयान इन दोनों से पूछता है कि मुझे कोई सेफ जगह पे जाना होगा जहाँ पर वो मुझे नहीं मार सके। जिस पर कार्टर यही बोलता है कि मुझे एक जगह पता है, और उसके बाद वो लोग एक स्टेडियम में दिखते हैं एक मैच देखते हुए। और जब ये वापस वहाँ से आ रहे होते हैं मैच ओवर होने के बाद, क्योंकि सडनली इस स्टेडियम में एक सायरन बजा दिया गया था और इस मैच को बीच में ही ख़त्म कर दिया गया था और बीच में ही सबको उठने के लिए बोला जाता है और एकदम से सब एग्जिट कर रहे होते हैं, जिसमें कि काफ़ी भीड़ होती है। जिसमें कि रेयान से उसके दोस्त ट्री और कार्टर उससे अलग हो जाते हैं और वो आगे की तरफ निकल जाते हैं और रेयान पीछे छूट जाता है। तभी उसके सामने वो नकाबपोश आ जाता है, जिसको देखकर रेयान काफ़ी डर जाता है और उससे बचने के लिए भागने लगता है और वो नकाबपोश उसका पीछा करता है। और इससे पहले कि वो नकाबपोश रेयान को मार पाता, वहाँ पर ट्री उसको बचाने के लिए आ जाती है और उस नकाबपोश के सिर पर हमला कर देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और जब ट्री उस नकाबपोश के नकाब को हटाती है तो ये सब लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं उस चीज़ को देखकर, क्योंकि जिसको उन्होंने बेहोश करा था वो खुद भी रेयान ही होता है। और इसके बाद उसको ले आके उसी जगह पे बांध देते हैं जहाँ पर वो मशीन होती है, यानी कि क्वांटम रिएक्टर। जिसपे कि रेयान उससे पूछता है, उस नकाबपोश वाले रेयान से, कि तुम कौन हो। जिस पर नकाबपोश वाला रेयान यही बोलता है कि हम दोनों एक ही हैं, मगर वो खुद एक पैरेलल टाइम लूप में फंस चुका है और अगर उसको ये टाइम लूप यानी कि पैरेलल टाइम लूप को ख़त्म करना है तो उसको रेयान को मारना पड़ेगा, यानी कि जो असली रेयान है उसको मारना पड़ेगा। नहीं तो वो दोनों ही एक साथ अगर इस टाइम लूप में रहेंगे तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। और वो साथ में ये भी बताता है कि अगर इस वाले रेयान को नहीं मारा तो सभी को इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा और इस पैरेलल टाइम लूप का खात्मा नहीं हो पाएगा। जिस पर असली वाला रेयान काफ़ी घबरा जाता है और इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो क्वांटम रिएक्टर को ऑन कर देता है। अभी उनका प्रोफेसर वहाँ पर आ जाता है और जैसा कि वो ऑलरेडी बोल के गया था कि इस मशीन को यहाँ से हटाना है, वो दोबारा से आके यही बोलता है कि इस मशीन को किसने ऑन करा और इसको बंद करो। लेकिन इससे पहले कि वो उस मशीन का प्लग निकालते या फिर उसको तोड़ते, उससे पहले ही वो मशीन का प्रोसेस पूरा हो गया था और उस मशीन में से एकदम से एक बहुत बड़ी सी वेव निकलती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो एकदम से एक झटके की वजह से सबके सब पीछे गिरते हैं और सबके सब बेहोश हो जाते हैं। इसी के बाद ट्री को दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर से उठती है और वो यही पाती है कि वो दोबारा से उस टाइम लूप में फंस गई है और अपने उसी दिन में वापस चले गई है जिस दिन में से वो बड़ी मुश्किल से निकली थी, लॉरा को मार के, यानी कि 18 तारीख मंडे का दिन, और जिस दिन उसका बर्थडे होता है। और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इसी चीज़ से वो बड़ी मुश्किल से निकली थी और सिर्फ उसी को ये चीज़ याद थी, बाकी सब ये चीज़ें भूल चुके थे क्योंकि बाकी सबका माइंड बिल्कुल रिसेट हो चुका था। जिस पर ट्री गुस्से में उठती है और दरवाज़ा खोलते ही रेयान को अंदर आने को बोलती है क्योंकि उसको ऑलरेडी पता होता है कि रेयान अभी अंदर आने वाला है। जिसमें कि वो रेयान को काफ़ी डांट टकार लगाती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। और इस तरह के बर्ताव को देखते हुए ट्री के कार्टर और रेयान यही समझते हैं कि इसने कोई बुरा सपना देखा है जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रही है। और इसी चीज़ को विश्वास दिलाने के लिए ट्री रेयान से बोलती है कि मेरे साथ उस लैब में चलो और जो तुमने मशीन बनाई है उससे तुम मुझे वापस उसी दिन में भेज दो, यानी कि 19 तारीख मंगलवार के दिन। और वो रेयान से ये सब इसलिए बोलती है क्योंकि उसको मंडे की जगह ट्यूसडे में जाना होता है, क्योंकि वो दोबारा से वो सब चीज़ें नहीं करना चाहती थी, यानी कि अपने रूम पार्टनर को नहीं मारना चाहती थी और जिस तरह से उसने हॉस्पिटल में जॉन को भी मारा था, तो ये सब चीज़ें वो दोबारा से नहीं झेलना चाहती थी। और फिर वो इन दोनों को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, यानी कार्टर और रेयान को, अपने रूम तक,
जिसमें कि रास्ते में वही सब चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं जो कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखी थी। लेकिन जब वो अपने रूम तक जाती है तो वहाँ पर उसको कुछ चीज़ें चेंज नज़र आती हैं। जिस तरह से उसको याद था कि चीज़ें यहाँ वहाँ उसको मिलेंगी, वो उस तरह से नहीं होती हैं। जब वो अपने रूम के अंदर जाती है, ट्री लॉरा के ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है कि वो केक कहाँ है जिसको खिला के तुम मुझे मारना चाहती थी, वो जहर वाला केक। जिस पर लॉरा उस चीज़ को मजाक में लेती है और कार्टर को हाय बोलती है, क्योंकि वो कार्टर को ऑलरेडी जानती थी। और लॉरा ट्री को ये भी बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई कप केक नहीं बनाया, और उसको हैप्पी बर्थडे बोल के वहाँ से चली जाती है। जिस पर ट्री काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें बदली नज़र आ रही थी, और जब जब वो मर के ज़िंदा होती थी तो उसको वो चीज़ें वैसी की वैसी ही मिलती थी जैसे कि उसने एक बारी जी चुकी है। और इस चीज़ को सोचकर वो कार्टर और रियान के साथ अनुमान लगाती है कि शायद वो एक अलग डायमेंशन में आ गई है या फिर अलग यूनिवर्स में आ गई है। यहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स को दिखाया गया है, जिस तरह से आपने डॉक्टर स्ट्रेंज में भी देखा होगा। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जैसे कि हमारा ब्रह्मांड है, हमारी दुनिया है, उसी तरह से पैरेलल यूनिवर्सेस भी होते हैं जो कि उसी डायरेक्शन में चल रही होती हैं, उसी तरह से चल रहे होते हैं। तो उन्हीं ब्रह्मांड में जिस तरह से यहाँ पर इंसान होते हैं, उसी तरह से बिल्कुल सेम वहीं पर वो दूसरी तरफ भी वैसे इंसान जी रहे होते हैं, जिसका दूसरी दुनिया में काम, प्रोफेशन और एटीट्यूड सब कुछ अलग हो सकता है। मतलब कि जो एक इंसान यहाँ पर कुछ काम करता है और वो दूसरी यूनिवर्स में वैसा ही होगा, मगर वो दूसरा काम भी कर सकता है और उसके हालात भी अलग हो सकते हैं। इसी चीज़ को और समझने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ऐसी मूवी को डिस्क्राइब करा गया है जो कि पूरी तरह पैरेलल यूनिवर्स पर बनाई गई है। जिस तरह से ट्री ने अपनी दुनिया में लोगों के साथ बिहेव रखा था, या फिर लोगों का उसके प्रति जो बिहेव था, उससे कोई नफरत करता था कोई प्यार करता था, उसी तरह से इस यूनिवर्स में कुछ लोगों का बिहेव उसकी तरफ बिल्कुल सेम था, मगर कुछ लोगों का बिल्कुल अलग था। जैसे कि इसमें लॉरा को दिखाया गया था कि पहले यूनिवर्स में वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, मगर इस यूनिवर्स में उसको इससे कोई भी मतलब नहीं था, वो सिर्फ एक दोस्त थी उसके लिए, और वो उसको मारना भी नहीं चाहती थी। और यहाँ पर ट्री को ये भी पता लगता है कि जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है डैनियल, उसका उसके बॉयफ्रेंड यानी कि कार्टर के साथ अफेयर होता है इस यूनिवर्स में, और कार्टर इस यूनिवर्स में ट्री के साथ किसी भी तरह के अफेयर में नहीं होता। और अब जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, यानी कि वो सब बातें कर रहे होते हैं, तो तभी ट्री के पास उसके डैड का कॉल आता है, जो कि उसको इनवाइट कर रहे होते हैं अपने पास, क्योंकि उनको ट्री का बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है। और फिर ट्री अपने फादर से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है, और जब वो अपने डैड से बात कर रही होती है तो तभी उसको एकदम से शौक लगता है वहाँ पर अपनी मॉम को देखकर। वो शौक में इसलिए होती है क्योंकि इस डायमेंशन में उसकी मॉम जिंदा होती है, मगर जिस डायमेंशन से वो आई थी, यानी कि जिस यूनिवर्स से वो आई थी, उस यूनिवर्स में उसकी मॉम दुनिया में नहीं होती है। और इसके बाद ट्री अपनी मॉम के गले लग जाती है, उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, काफ़ी हैरान भी होती है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ की लैब में रियान और उसके फ्रेंड्स मिलकर उस मशीन को ठीक कर रहे होते हैं ताकि सब कुछ ठीक हो सके। लेकिन तभी वहाँ पर ट्री पहुँच जाती है और उस मशीन को बंद करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे इसी यूनिवर्स में रहना है। और वो ये सब इसलिए करने को बोलती है क्योंकि वो दोबारा से अपनी मॉम को खोना नहीं चाहती थी और वो अपने डायमेंशन में जाकर अकेले रहना नहीं चाहती थी। अब उसी रात को जब वो अपने रूम पर होती है तो वहाँ पर वो टीवी पर एक न्यूज़ देखती है। जिस तरह से फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था, वो न्यूज़ पर एक सीरियल किलर को देखती है जिसका नाम जॉन होता है, जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आया होता है। और इसी न्यूज़ को वो दोबारा से अब देख रही होती है। और ये वही हॉस्पिटल होता है जहाँ पर उसके लेक्चरर के साथ चक्कर चल रहा होता था, और लॉरा उसकी फ्रेंड भी वहाँ पर ही जॉब करती थी। और इस बार ये चीज़ बिल्कुल सेम होती है क्योंकि उसको इस डायमेंशन में भी जॉन नाम का बंदा दिखता है जो कि एक सीरियल किलर होता है। और इस चीज़ को देख के ट्री को लगता है कि लॉरा उसको अभी भी मारना चाहती है इस डायमेंशन में भी, जिस चीज़ को देखकर वो जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागती है और सेम तरह से रिसेप्शन में जाके रिसेप्शनिस्ट को पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है। और फिर वो एक कुल्हाड़ी उठा लेती है ताकि वो अपने आप को बचा सके और उस मर्डर को मार सके। और इससे पहले कि वो ये सब कर पाती, उससे पहले ही वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वो उसको अरेस्ट कर लेता है। तो तभी वहाँ पर नकाबपोश बंदा आ जाता है और वो सबसे पहले उस सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। और इसमें ये भी दिखाया गया था कि सिक्योरिटी गार्ड ने ट्री को हथकड़ी लगा दी थी, तो इसके ज़रिए वो काफ़ी ज़्यादा दूर होती है और अपने आप को बचा नहीं पाती, तो वो अपनी हथकड़ी बंद के साथ ही वहाँ से भागती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है उस मर्डरर से। और फिर वो किसी तरह एक लिफ्ट के सामने पहुँच जाती है और उसके सामने ही वो नकाबपोश खड़ा होता है। और लिफ्ट जैसे ही खुलती है उसके अंदर
लॉरा होती है, जो कि उसको यानी कि ट्री को लिफ्ट के अंदर खींच लेती है और लिफ्ट को बंद कर लेती है। जिसमें कि ट्री लॉरा को यही बोलती है कि अगर ये तुम नहीं हो तो शायद ये जॉन होगा, मगर लॉरा उसको ये बोलती है कि जॉन भी नहीं हो सकता, क्योंकि जॉन को तो मैं अभी अभी डॉक्टर के पास छोड़ कर आई हूँ। और इसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि वो नकाबपोश सबसे पहले लॉरा को मार देता है। और इसके बाद वो ट्री का पीछा करता है उसको मारने के लिए, जिसमें ट्री छत तक पहुँच जाती है और उसका ध्यान नहीं होता कि वो छत पर कंटिन्यू भाग रही है और बिल्कुल एंड तक पहुँच गई है और वो भागते भागते बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। वो जैसे ही मरती है उसके बाद सीधा वो उसी बेड पर आ जाती है जहाँ से उसका दिन शुरू होता है हमेशा की तरह। मगर इस बारी भी उसका डायमेंशन चेंज नहीं हुआ होता, वो उसी डायमेंशन में होती है जहाँ पर उसकी मॉम जिंदा है। और फिर वो जल्दी से उठकर रियान और कार्टर को ये बोलती है कि सबके सब मुझे 1 घंटे में लैब में मिलो। और लैब में पहुंचकर वो सबको यही बोलती है कि इस मशीन के लूप को किसी तरह बंद कर दो, क्योंकि वो इसी डायमेंशन में रहना चाहती है और वो यहाँ से नहीं जाना चाहती। जिस पर रियान यही बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है और वो इस मशीन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है। और जिस पर ट्री बोलती है कि तुमने ये मशीन बनाई है तो तुम्हारे पास ही इसका सॉल्यूशन होगा। जिस पर रियान ये बोलता है कि इसके बारे में वो बहुत कुछ नहीं जानता, मगर इसमें एक तरह का एल्गोरिदम लगता है और वो एल्गोरिदम कई तरह के हो सकते हैं, यानी कि आप फॉर्मूला समझ सकते हैं, वो फॉर्मूला कई तरह के हो सकते हैं। तो जब भी हम एक फॉर्मूला लगाते हैं तो वापस से जब वो टाइम रीसेट होता है तो हम सब चीज़ें भूल चुके होते हैं और कोई ऐसा ज़रिया होना चाहिए जिसके ज़रिए वो किसी को फॉर्मूला याद रहे। जिस पर कार्टर ट्री के लिए बोलता है कि सिर्फ यही है जो कि उस फॉर्मूले को याद करके दोबारा से हमको बता सकती है कि पहले वाला फॉर्मूला नहीं चला तो दूसरे वाला फॉर्मूले पे काम करना शुरू कर दो, और उसको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। तो इसमें जो भी कैलकुलेशंस होती हैं हर दिन की, वो ट्री को याद कराते हैं ताकि जब जब वो दिन दोबारा से शुरू हो ट्री को पहले वाला फॉर्मूला याद हो और वो ये बता सके कि वो दोबारा से दूसरे वाले पे काम करना पड़ेगा और उस फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। और इस डायमेंशन में ट्री को कोई भी मारना नहीं चाहता, तो उसको खुद से ही अपने आप को बार बार मारना पड़ता है उस फॉर्मूले का तोड़ निकालने के लिए। और कई बार मरने की वजह से उसकी बॉडी वीक भी होती रहती है। और जब वो एक दिन उठती है तो वो उठते ही बेहोश हो जाती है, जिस पर कार्टर उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है और ये वही हॉस्पिटल होता है जहाँ पर लॉरा भी काम करती है और वो जॉन भी एडमिट होता है। और जब उसको होश आता है तो वो अपने सामने उसी लेक्चरर को पाती है जिसका उसके साथ अफेयर चल रहा था पिछले डायमेंशन में। इस पर ट्री को ये लगता है कि इस डायमेंशन भी शायद उसके साथ अफेयर होगा, मगर जब वो उससे पूछती है इस डॉक्टर से तो वो उसको बोलता है कि मैं तुमको नहीं जानता। तभी ट्री को पता लगता है कि 9:30 बज गए हैं और ये वही टाइम होता है जिस टाइम पर उसने नोटिस करा होता है कि लॉरा को वो जॉन मारने वाला है या फिर वो नकाबपोश मारने वाला है। जिस पर ट्री डॉक्टर को बोलती है कि तुम नीचे जाओ और लॉरा को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि कोई उसको मारने वाला है और हो सकता है कि वो तुम्हारी वाइफ हो, क्योंकि इस डायमेंशन में भी लॉरा और डॉक्टर का अफेयर होता है और इस चीज़ के बारे में उसकी वाइफ को पता होता है। डॉक्टर भागता हुआ नीचे जाता है और ट्री भी पीछे पीछे लॉरा को बचाने के लिए निकलती है, मगर इससे पहले वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है। सिक्योरिटी गार्ड से किसी तरह उसकी गन ले लेती है और ट्री जब लॉरा के पास पहुंचती है तो वहाँ वो देखती है कि लॉरा ऑलरेडी मरी हुई है। जिस पर ट्री उस नकाबपोश को सामने देख के मार देती है गोली मारकर, और जब वो नकाब हटाती है तो वो पाती है कि उस नकाबपोश के पीछे चेहरा होता है जॉन का, उस सीरियल किलर का। जिस पर ट्री जॉन से पूछती है कि तुमको फ्री किसने किया, मगर इतने में ही ट्री के पीछे एक और नकाबपोश को दिखाया जाता है और वो ट्री को पीछे से पकड़ लेता है और उसको मारने वाला होता है। इससे पहले कि वो उसको ट्री को मार पाता, ट्री वहाँ पर कुछ सिलेंडर्स को देख लेती है और उन सिलेंडर्स पे गोली चला देती है और वो सबके सब वहीं पर जल के मर जाते हैं। फिर ट्री का दिन दोबारा से शुरू होता है और उसकी आंखें वहीं खुलती हैं जहाँ पर वो हमेशा से उठती थी। और अब तक ट्री और उसके फ्रेंड्स यानी कि रियान, कार्टर और बाकी सब इतनी ज़्यादा रिसर्च कर चुके होते हैं कि ट्री को वो फॉर्मूला मिल जाता है और वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, यानी कि वो एल्गोरिदम ढूंढ लेते हैं, जिस पर उनको उस लूप को बंद करने का जरिया मिल जाता है। और रियान ट्री को ये भी बोलता है कि हम तुमको तुम्हारे डायमेंशन में वापस भेज सकते हैं और फिर हम इस लूप को पूरी तरह से बंद कर देंगे। जिस पर रियान ट्री से ये भी पूछता है कि तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो, तुम वापस जाना चाहती हो या फिर यहीं पर रुकना चाहती हो। इस पर ट्री उसको यही बोलती है कि वो यहीं पर रुकना चाहती है। और फिर रियान शुरू हो जाता है उस लूप को बंद करने के चक्कर में, और जब वो उस मशीन को ऑन करते हैं उस लूप को बंद करने के लिए तो उसी टाइम पर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है मशीन के अंदर, जिस पर रियान का फ्रेंड यानी कि उसका साथी उसको यही बताता है
कि शायद ये सिस्टम में वायरस आने की वजह से हुआ है, और फिर वो इस मशीन को ठीक करने के लिए टाइम मांगते हैं, यानी कि 6 से 7 घंटे। इस पर ट्री काफ़ी उदास हो जाती है और उसको जल्दी से ठीक करने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर उसका पीछे पीछे कार्टर भी आ जाता है। इसमें कार्टर ट्री से यही बोलता है कि तुम सच में यहाँ पर रुकना चाहती हो, ये करना चाहती हो, और इस पर ट्री यही बोलती है कि हाँ वो यहीं पर रुकना चाहती है और वो अपनी माँ को दोबारा से खोना नहीं चाहती। इस पर कार्टर ये बोलता है कि उन लोगों का क्या जो आज रात मरने वाले हैं, और जिस पर ट्री यही बोलती है कि मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है, क्योंकि सबको कभी ना कभी मरना ही है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और ट्री साथ साथ में कार्टर को ये बताती है कि तुम में से और अपनी मॉम में से मुझे एक को चुनना होगा, जिसमें कि मैं अपनी मॉम को नहीं खोना चाहती। जिसमें कार्टर को कुछ समझ में नहीं आता। फिर ट्री उसको यही समझाती है कि जिस डायमेंशन से वो आई है वहाँ पर वो दोनों एक साथ हैं, यानी कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है, यानी कि वो दोनों एक तरह से कपल है, लेकिन उस डायमेंशन में उसकी मॉम नहीं है। फिर कार्टर उसको यही बोलता है कि ये वाली लाइफ तुम्हारी नहीं है, ये किसी और की लाइफ। कार्टर उसको यही बोलता है कि तुमने अपनी लाइफ में जो भी दुख देखा है, जिसकी वजह से तुम इस तरह से बनी हो, तो उस चीज़ को तुम ही समझ सकती हो और तुम ही झेल सकती हो। तभी वहाँ पर कार्टर की गर्लफ्रेंड डैनियल आ जाती है और ट्री वहाँ से चली जाती है। वो अपने मॉम डैड के पास रेस्टोरेंट में चली जाती है, जिस पर उसकी मॉम उसको परेशान देखकर ये बोलती है कि तुम तो बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई हो, और उसको हॉस्पिटल में जाने के लिए बोलती है। मगर जिस पर ट्री अपनी मॉम को मना कर देती है हॉस्पिटल में जाने के लिए और बोलती है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलिए, इस शहर से दूर। जिस पर उसके मॉम डैड मान जाते हैं और गाड़ी में निकल पड़ते हैं। और फिर रास्ते में उसके फादर उसको बोलते हैं कि अभी रास्ता काफ़ी दूर है, तो हमको बीच में किसी होटल में रुकना चाहिए। और फिर वो लोग एक होटल में रुकते हैं। तभी वहाँ पर टीवी में वो लोग एक न्यूज़ देखते हैं, जिस न्यूज़ में ट्री यही पाती है कि किसी ने सिक्योरिटी गार्ड लॉरा और उसके बॉयफ्रेंड यानी कि कार्टर का मर्डर कर दिया है। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी हैरान हो जाती है और वहाँ से गाड़ी लेके भाग जाती है अपने पापा की। दूसरी तरफ लैब में रियान उसके फ्रेंड्स उस मशीन पे काम कर रहे होते हैं और उस मशीन को पूरी तरह तैयार कर दिया होता है और उस मशीन को ऑन भी कर देता है उस लूप को बंद करने के लिए। अगर क्योंकि ट्री ने पाया था कि इस डायमेंशन में कार्टर को भी मरना पड़ रहा था, तो वो ये चीज़ देखकर झेल नहीं पाती और जल्दी से उस गाड़ी में निकलती है रियान को रोकने के लिए। और उसको पता होता है कि वो वहाँ पर टाइम पे नहीं पहुँच पाएगी, यानी कि रियान को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि रियान को बार बार कॉल कर रही होती है और वो रियान किसी तरह रिसीव नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो उस मशीन पे काम कर रहा होता है। तो वो सीधा उस गाड़ी को ट्रांसफार्मर पे ले जाती है, जहाँ से उस जगह पर बिजली पास हो रही होती है, और उस ट्रांसफार्मर पे सीधा जाके गाड़ी ठोक देती है ताकि वो ट्रांसफार्मर फूक जाए और एकदम से लाइट कट ऑफ हो जाए, जिस पर वो दोबारा से मर जाती है। और इस बारी जब ट्री वापस से उस बेड पर उठती है, यानी कि कार्टर के रूम में उठती है, तो वो सबको देखकर यानी कार्टर को देखकर वापस से खुश हो जाती है, क्योंकि कार्टर को वापस से जिंदा पाती है। और वो यही डिसाइड करती है कि इस डायमेंशन में ना रुक के वापस से अपने डायमेंशन में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें बिगड़े ना उसके यहाँ रहने से। जिस पर वो दोबारा से रियान को सारी कैलकुलेशन समझा देती है उस मशीन को ऑन करने के लिए। और फिर वो अपने रूम की तरफ जाती है। रूम के बाहर उसको लॉरा मिलती है, जिसे लेने के लिए वही प्रोफेसर आए होते हैं जिसके साथ लॉरा का चक्कर चल रहा था, क्योंकि इस डायमेंशन में लॉरा और डॉक्टर का अफेयर होता है। जिस पर ट्री लॉरा को ये समझाती है कि उसका भी एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर था, लेकिन ये सब चीज़ें सही नहीं होती है और हमको लाइफ में सब चीज़ें सही करनी चाहिए, कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। और फिर ट्री लॉरा को समझाने के बाद वहाँ से अंदर चली जाती है, यानी अपनी रूम की तरफ। और जब वो अपने रूम के अंदर एंटर करती है तो वो पाती है कि जो उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि रूम पार्टनर होती है डैनियल, उसका किसी और लड़के के साथ भी चक्कर चल रहा होता है और वो कार्टर को धोखा दे रही होती है। और फिर उसको यानी कि ट्री को अपने मॉम और डैड के पास मिलते हुए दिखाया जाता है उसी रेस्टोरेंट में, जिस पर वो आते साथ ही अपने डैड से बोलती है कि मैं अपनी मॉम के साथ अकेले में बात करना चाहती हूँ। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसको पता था कि वो अपने डायमेंशन में वापस जाने वाली है और इसके बाद वो अपनी मॉम से नहीं मिल पाएगी। और फिर वो वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं दोनों, क्योंकि उसका और उसकी मॉम का बर्थडे एक ही दिन आता है। फिर वो वहाँ से वापस लैब में चली जाती है रियान और कार्टर के पास, और इस बारी वो अपने डायमेंशन में वापस जाना चाहती है। और इससे पहले कि रियान उस मशीन का प्रोसेस कंप्लीट कर पाता, वहाँ पर इनके कॉलेज के प्रोफेसर या फिर डिना आते हैं, जो कि उनको ये मशीन चलाने से मना कर देते हैं और उसका प्लग निकाल देते हैं और उस मशीन को अपने स्टोर रूम में बंद करवा देते हैं ताकि ये एक्सपेरिमेंट ना कर पाए। जिस पर कार्टर एक सॉल्यूशन निकालता है कि हमको इस दिन को दोबारा से रीसेट करना होगा और जिसके लिए ट्री को दोबारा से मरना होगा। मगर ट्री उनको यही बोलती है
कि वो ज़रूरी नहीं है कि इस बारी भी मरने के बाद वापस से ज़िंदा हो सके, क्योंकि उसकी बॉडी बार बार मरने के बाद वीक हो रही है और उसको पूरी तरह श्योरिटी नहीं होती कि वो वापस से मर के ज़िंदा हो पाएगी नहीं। तो जिस पर वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि उनको किसी तरह वो मशीन हासिल करनी होगी और उसको दोबारा से स्टार्ट करना होगा, और वो डैनियल की मदद से उस मशीन को हासिल कर लेते हैं। और रियान उस मशीन को किस तरह से वापस सेटअप करता है और उस मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर जब ट्री देखती है घड़ी में कि 9 बजने वाले हैं तो उसको याद आता है कि हॉस्पिटल में वो नकाबपोश लॉरा को मारने वाला है। और इसी वजह से उन सबको वहाँ पर छोड़ते हुए, अपने दोस्तों को छोड़ते हुए ट्री हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है और साथ में कार्टर को ये भी बोलती है कि तुम हॉस्पिटल में नहीं आओगे, क्योंकि उसको पता था कि अगर कार्टर हॉस्पिटल में आएगा तो उसको वो नकाबपोश मार देगा। और वो किसी तरह से वहाँ पर लॉरा को बचाने में कामयाब रहती है उस नकाबपोश जॉन से, जो कि पहले उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। मगर जब वो उसको लेकर भागी रही होती है हॉस्पिटल में बाहर निकलने के लिए, तो दूसरी तरफ से एक और नकाबपोश दिख जाता है। ट्री के हाथ में गन होती है और उसको वो गन पॉइंट पर लेकर बोलती है कि अपना नकाब हटाओ। और जब वो नकाब हटाता है तो वो वही डॉक्टर निकलता है जिसका अफेयर लॉरा के साथ चल रहा है, यानी कि वो बटलर। जिस पर कि ट्री लॉरा को ये बताती है कि इसकी पत्नी को तुम दोनों पे शक था और इसीलिए वो तुमको मार देना चाहता है कि सारे सबूत खत्म हो जाए। तभी पीछे से डॉक्टर बटलर की वाइफ भी आ जाती है एक गन लेके, और वो लॉरा को गोली मार देती है। दरअसल डॉक्टर और उसकी वाइफ दोनों ही साथ में मिले होते हैं और वो दोनों ही मिलकर लॉरा को मारने वाले थे। और जैसे ही ट्री का ध्यान भटकता है तो बटलर यानी कि वो डॉक्टर ट्री पर हमला कर देता है, जिस पर ट्री के हाथ से उसकी बंदूक छूट जाती है और इसके बाद डॉक्टर ट्री को जख्मी कर देता है, उसका सिर पटक कर जमीन पर। और फिर डॉक्टर अपनी पत्नी से गन ले लेता है और उसी गन से सबसे पहले अपनी वाइफ को गोली मार देता है। ये कहता है कि मैं तुमसे छुटकारा चाहता था। और इसके बाद वो ट्री को गोली मारने ही वाला होता है, उसी टाइम पर कार्टर उसका ध्यान भटका देता है, जिस चीज़ को देखकर ट्री वहाँ से भाग जाती है। और प्रोफेसर यानी कि वो डॉक्टर उसका पीछा करता है, यानी कि ट्री का, और डॉक्टर उसका पीछा करते करते एक रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा हाथापाई होती है और ट्री किसी तरह कामयाब आती है उस डॉक्टर को मारने में। फिर ट्री वापस से भागते उस जगह पे आती है जहाँ पर लॉरा को गोली मार दी गई थी। लॉरा यहाँ पर जिंदा होती है और उसके पास कार्टर भी होता है, और फिर वो लोग लॉरा को वहाँ पर एडमिट कर देते हैं और फिर वहाँ पर से लॉरा को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। तभी इस जगह पर लाइट फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है और इससे ट्री को पता लग जाता है कि वो मशीन स्टार्ट हो चुकी है, और जिसकी वजह से ट्री और कार्टर को पता लग जाता है कि अब ट्री अपने डायमेंशन में वापस जाने वाली है। और ट्री कार्टर को ये भी बताती है कि मैं सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से वापस जाने वाली हूँ, और वो तुम हो, यानी कि कार्टर, कि वो उस दूसरे डायमेंशन में कार्टर से प्यार करती है और कार्टर भी उससे करता है। और फिर कार्टर और ट्री एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, जिसके बाद एकदम से अंधेरा आ जाता है और फिर ट्री अपने आप को पाती है उसी डायमेंशन में जहाँ से वो बिलोंग करती है, यानी कि वो अपने डायमेंशन में वापस आ जाती है। वो उसी पॉइंट में पहुँचती है जिस टाइम पर क्वांटम रिएक्टर से वो वेव निकलती है और सबके सब एकदम से गिर कर बेहोश हो जाते हैं। और उठते साथ ही ट्री कार्टर से सबसे पहले डैनियल के बारे में पूछती है, जिस पर कार्टर उसको यही बोलता है कि डैनियल कौन, जिससे ट्री जान जाती है कि वापस से वो अपने डायमेंशन में आ गई है जहाँ पर कार्टर उससे प्यार करता है। तो यहाँ पर जो दूसरा रेयान होता है वो रेयान भी उस जगह से गायब हो चुका है, और यहाँ पर जो असली वाला रेयान होता है वही यहाँ पर होता है, जिसके बाद ये मूवी का दी एंड हो जाता है। इस मूवी में कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला, जैसे कि जब ट्री उस डायमेंशन में गई थी दूसरे वाले डायमेंशन में, तो वहाँ पर दूसरी वाली जो ट्री होती है उसका कोई भी अता पता नहीं दिखाया जाता, और ना ही दूसरे वाले रेयान के बारे में बताया गया है जो कि पहले डायमेंशन में असली वाले रेयान को मारने आया होता है, वो कहाँ गायब हो गया। लेकिन इस पार्ट में एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि जो ट्री के साथ फर्स्ट पार्ट में हो रहा था, वहाँ वो टाइम लूप में फंस गई थी, वो किस वजह से हो रहा था, वो इस मशीन की वजह से हो रहा था। मगर इस फिल्म के एंड होने के बाद ही इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि कुछ एजेंट्स इन लोगों के पास आते हैं, इन लोगों के पास मतलब रेयान, कार्टर, ट्री और उसके दोस्तों के पास, जबकि इनको एक सज़ा मिली होती है कॉलेज की तरफ से कि इनको वहाँ पर सारी सफाई करनी होगी, क्योंकि इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी नुकसान हुआ होता है और वहाँ पर सब चीज़ें लैब में तहस-नहस हो रही होती हैं। उन लोगों के मना करने के बावजूद भी इन लोगों ने वो मशीन ऑन कर दी थी। जब वो एजेंट्स इनके पास आते हैं तो वो इनसे मदद मांगते हैं कि उनको उस मशीन के बारे में समझना है, क्योंकि वो मशीन उन लोगों ने अपने कब्जे में ले ली थी और इसके लिए उनको उन सब लोगों की मदद चाहिए होगी जिन्होंने इसको बनाया है। इस पर रेयान उन लोगों को देख के खुश हो जाता है कि उसकी मशीन यहाँ तक पहुँच गई है, और जब
वो कहता है कि मुझे इस सब चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस मशीन को कैसे कंट्रोल करा जाएगा। तो जिस पर ट्री बोलती है कि इसमें मैं मदद कर सकती हूँ, क्योंकि उसको सारे एल्गोरिदम्स याद थे। और इस पर एजेंट उन लोगों को यही बोलता है कि हमको इसके लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए होगा, यानी कि एक बंदा चाहिए होगा जिस पर हम ये टेस्ट कर सकते हैं, उसको टाइम लूप में फंसा के देख सकते हैं कि मशीन कैसे काम करती है। तो उनको ट्री एक इंसान के बारे में बताती है जिसको वो टेस्ट के ज़रिए पे यूज़ कर सकते हैं, और वो नाम लेती है डैनियल का। फिर एंड में डैनियल को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है। उससे ये साबित होता है कि वो डैनियल को यूज़ कर रहे हैं टेस्ट सब्जेक्ट के लिए, और वो उसको एक टाइम लूप में फंसा दिया है। और फिर इस मूवी का बिल्कुल दी एंड हो जाता है। तो यही है पूरी स्टोरी की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए इस चैनल को, जुड़े रहिए ताकि और मज़ेदार कहानियों को आप देख सकें, सुन सकें और समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।